अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम ईकेट का एक और लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का फ्रिक्शन। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? तो हम कहते हैं इट इज़ द कांटेक्ट फोर्स विच अराइजेस व्हेन बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज़ अ कांटेक्ट force which arises between two surfaces when one body moves or tries to move on the surface। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि ये एक किस्म का कांटेक्ट फोर्स है। यानी आप सपोज करें ये हमारा एक सरफेस है और ये एक इस सरफेस पे बॉडी पड़ी हुई है। अगर इस सरफेस पे ये बॉडी मूव कर रही है या मूव करने की कोशिश करेगी तो फिर एक फोर्स डेवलप होगा और उस फोर्स को हम कहेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन याद रखिएगा, फ्रिक्शन क्या करता है, it always oppose the motion। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है। मतलब अगर आप फोर्स यहाँ लगा रहे हो, ये आपका अप्लाइड फोर्स है, अगर आप फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होगी। यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो हमेशा मोशन के अपोजिट होगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग दी सरफेस। ये हमेशा सरफेस के पैरेलल होती है। जैसे अगर ये आपका सरफेस है, अगर आप फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हो बॉडी को मूव करवाने के लिए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे होगा, यानी ये सरफेस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन होती किस वजह से है, तो हम कहते हैं इट इज ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस। ये सरफेस के रफ होने की वजह से होती है। जितना आपका सरफेस रफ होगा ज़्यादा, उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। अब होता क्या है, अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे किसी भी सरफेस का तो वो ऐसे होगा। ये वाला सरफेस है जो हमें स्मूथ तो नज़र आ रहा है, पर अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हमें ऐसे नज़र आएगा। इसी तरीके से ये जो बॉडी है, इस बॉडी का सरफेस भी कुछ इस तरीके से होगा। तो जब ये बॉडी इस सरफेस पे मूव करेगी तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग होगी, यानी एक किस्म का रेजिस्टेंस फील होगा जो बॉडी को मूव होने नहीं देगा, और हम इस फोर्स को कहेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है वो एक फोर्स है, तो हम कहेंगे इसका जो यूनिट होगा, इट्स यूनिट इज न्यूटन। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब देखें इसका मतलब क्या है। देखें ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये बॉडी पड़ी हुई है, आपने इस बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और आपने देखा इस बॉडी ने मूव नहीं किया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है वो 10 न्यूटन है। फिर आपने अपने फोर्स को 10 से 15 न्यूटन कर दिया और आपने देखा फिर भी बॉडी ने मूव नहीं किया। इसका मतलब है अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 15 न्यूटन हो गया। जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो, अब सपोज करो आपने 20 न्यूटन कर दिया और फिर भी आपने देखा कि आपकी बॉडी ने मूव नहीं किया, इसका मतलब है फ्रिक्शन कितनी है, 20। तो जैसे ही आप फोर्स बढ़ा रहे हो उस हिसाब से आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। तो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। पर याद रखिएगा ये हमेशा के लिए सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होगा, ये एक लिमिट तक सेल्फ एडजस्टिंग होगा और उस लिमिट को हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब हम अगर डिस्कस करें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जब हम फ्रिक्शन के टाइप डिस्कस करते हैं तो फ्रिक्शन के हमारे पास दो टाइप्स हैं,
एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन या इसको डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन भी इसको कहते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को, ठीक है। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? तो हम कहते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में है और उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे और हमने देखा कि इसमें ये बॉडी, इस बॉडी ने मूव नहीं किया, तो हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी इसकी जो फ्रिक्शन होगी वो 10 न्यूटन है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या डेफिनेशन होगा? द फोर्स of friction when body is in rest is known as static friction। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, यानी आपने देखा था पहले जब हमने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया था, ये हमारा अप्लाइड फोर्स था, तो आपने देखा आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी, इसका मतलब था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 था। जब आपने 15 न्यूटन अप्लाई किया फिर भी आपकी बॉडी ने मूव नहीं किया, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 15 थी। जब आपने फोर्स 20 लगाया तो बॉडी ने मूव नहीं किया, इसका मतलब था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 20 था। पर जब आप 20 से फोर्स आपने 21 किया, आपने देखा कि बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया। तो जब बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि 20 न्यूटन वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जहां पे आपकी बॉडी बिल्कुल स्टेशनरी है। 20 न्यूटन से जैसे ही आप 21 न्यूटन करेंगे आपकी बॉडी मूव करने लगेगी। अब याद रखिएगा, हम कहते हैं ये जो 20 न्यूटन है इसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? तो हम कहते हैं इट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव। यानी अभी बॉडी मूव करने वाली है बट बॉडी एक्चुअली मूव नहीं कर रही, पर बॉडी मूव करने वाली है, तो उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है? What is limiting friction? तो हम कहते हैं the force of friction when a body is just on the point of sliding but body is not मूविंग। यानी अब बात थोड़ी सी समझें, जैसे आपको कोई बंदा कह रहा है, सपोज करें आप किसी सेंटर में जा रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं और आप किसी बंदे का पूछ रहे हैं, वो आपको कह रहा है कि बस वो अभी आने वाला है। इसका मतलब है वो अभी आया नहीं है बल्कि वो आने वाला है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिस पे बॉडी हमारी जस्ट मूव करने वाली है उसको कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया, एग्जाम्पल में मैंने बताया कि 20 न्यूटन जो है उसके बाद अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो बॉडी हमारी मूव करने लगेगी, तो हम इस 20 न्यूटन को क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैं ऐसे कहूं इट इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो भी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज दी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को डायनामिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है। व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? तो हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग या एक्चुअली स्लाइडिंग। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, the force of friction when the body is actually sliding या actually moving
ठीक है। जब बॉडी मूव करने लगती है, सपोज करें आपकी बॉडी मूव कर रही है, जब आपकी बॉडी मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी और इस फ्रिक्शन को हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होती है। अब देखें काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? देखें ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। अच्छा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? तो हम कहते हैं जब किसी सरफेस पे कोई बॉडी स्लाइड करती है तो उस फ्रिक्शन को कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? तो हम कहते हैं जब किसी सरफेस पे कोई बॉडी रोल करेगी तो उस फ्रिक्शन को कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। देखें ये सरफेस है, अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो इसको हम कहेंगे स्लाइडिंग, तो इसको कहा जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर बॉडी इस पे रोल कर रही है, जैसे ये होता है इस पे रोल करना, अगर बॉडी इस सरफेस पे ऐसे रोल कर रही है तो हम इसको कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। याद रखिएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्नीचर्स होते हैं, सपोज करें ये हमारे पास एक टेबल है, तो हम इस टेबल पे क्या करते हैं, हम इस टेबल पे नीचे बॉल बेयरिंग्स लगा देते हैं या नीचे इसके व्हील लगा देते हैं। व्हील क्या करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का एक तरीका ये होता है कि हम अपने फर्नीचर्स में बॉल बेयरिंग्स यूज करते हैं या व्हील यूज करते हैं ताकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, the force of friction when the body is sliding. And what is rolling friction? The force of friction when the body is rolling. ठीक है, अब काम की बात क्या है, sliding friction is slightly greater than rolling friction, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ी सी ज़्यादा होगी रोलिंग फ्रिक्शन से, पर इन सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सी होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैं ये लिख लेता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी चीज़ को रेस्ट में से मूव करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर जब एक बॉडी मूव कर लेती है तो उसका मोशन कंटिन्यू रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? सपोज करो ये एक कार है, ये स्टेशनरी है, इसको आप धक्का लगा रहे हो, जब आप इसको फर्स्ट टाइम धक्का लगाओगे तो आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए, पर जब ये गाड़ी एक मर्तबा अगर इसने मूव करना शुरू कर दिया तो फिर इसको थोड़ा सा धक्का लगाने की ज़रूरत है, ये अपना मोशन को मेंटेन कर सकती है। तो इस बैकग्राउंड पे हम कहते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। तो आप ये नोट करें, तो हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो देखें यहाँ पे ये अगर बॉडी किसी सरफेस पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो इस बॉडी पे एक तो फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम कहेंगे वेट यानी W, और एक ये जिस सरफेस पे पड़ी हुई है उस सरफेस का एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जिसको हम कहते हैं N, ठीक है। और अगर ये बॉडी मूव करेगी, सपोज करो अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो ये डायरेक्शन होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का।
ठीक है, यानी नॉर्मल रिएक्शन और वेट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये बॉडी मूव करेगी तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी डेवलप होगा। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं? सपोज करें ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, तो हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसको कह रहे हैं? तो हम कहते हैं इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। यानी फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रेशियो है किसका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब एक काम की बात सुन लें, ये ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, तो इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई भी यूनिट नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस पे। अगर आपका सरफेस रफ होगा तो इसका वैल्यू भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां से आप फ्रिक्शन का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए म्यू इंटू एन, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये यूजुअली वेट के बराबर होता है, तो हम इसको F इज इक्वल टू म्यू एम जी लिख सकते हैं। ये फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमारे पास है उसके दो टाइप्स होते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के दो टाइप्स हैं। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? इसको म्यू एस कहते हैं। तो म्यू एस क्या होगा? तो जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो ऊपर हम लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन और नीचे हम लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन। यानी व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। इसी तरीके से जब हम डिस्कस करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी म्यू के, तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम यहां लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। यानी जब हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो हम कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। जब हम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। याद रखिएगा म्यू एस जो होता है वो ग्रेटर देन म्यू के होता है, क्योंकि आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है, इसलिए हम कहते हैं म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। तो अगर आपको स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करनी होगी तो यहाँ आपको म्यू एस रखना पड़ेगा। अगर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करनी है तो यहाँ आपको म्यू के रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और टर्म भी यूज होती है जिसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखें ये जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और ये जो है ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये इनका रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट रिएक्टिव फोर्स। ये दोनों फोर्सेस सरफेस की वजह से लग रहे हैं। ये फोर्स हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा सरफेस से पैरेलल होता है। तो ये जो नेट रिएक्टिव फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? इट इज द एंगल ऑफ नेट रिएक्टिव फोर्स, इट इज द एंगल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द एंगल मेड बाय नेट रिएक्टिव फोर्स विथ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यानी अगर इसको आप देखें, अगर हमने वेक्टर्स पढ़े थे तो वहां पे हमने लिखा था tan phi,
तो tan phi बराबर होगा FR/N। यहाँ से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिल रहा है। अगर आप देखें FR/FN, ये हम किसको कहते हैं? ये हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये म्यू के बराबर हो सकता है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन मिली हुई है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जब हम टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा। यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सपोज अगर मैं कह दूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन 45 है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन 45 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? तो आप टेंजेंट 45 किसके बराबर होता है? टेंजेंट 45 1 के बराबर होता है। इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो 1 होगा। तो याद रखिएगा ये रिलेशन है किसके बीच में? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहले अच्छी बात डिस्कस करते हैं। अच्छी बात मतलब एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, फ्रिक्शन का नंबर 1 एडवांटेज ये है कि हम ग्राउंड पे चल पा रहे हैं। जो हम ग्राउंड पे चल पा रहे हैं वो फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं। तो हम लिखेंगे वी कैन वॉक ऑन ग्राउंड इजीली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हम इजीली ग्राउंड पे चल पा रहे हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन की वजह से हम किसी दीवार में नेल भी फिक्स कर सकते हैं, किसी दीवार में स्क्रू भी फिक्स कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फिक्सिंग ऑफ नेल इन वॉल। वॉल में जो हम नेल फिक्स करते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से करते हैं। तीसरा एडवांटेज क्या है? जो हमारी मशीनरी होती है, मशीनरी में जो हम कपलिंग करते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से होती है। तो हम लिख रहे हैं वर्किंग ऑफ मशीन्स। ठीक है। अब देखें जैसे एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस। आइस पे चलना हमारे लिए मुश्किल क्यों होता है? तो आइस पे चलना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आइस पे फ्रिक्शन कम होती है, और जिस जगह फ्रिक्शन कम होगी वहाँ स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आइस पे हम मुश्किल से चल इसलिए सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम है। तो ये फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस। तो जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो वियर एंड टियर प्रोड्यूस करती है। मतलब जहाँ पे फ्रिक्शन होगी वहाँ पे जो हमारे स्पेयर पार्ट्स होंगे वो कुछ दिनों के बाद हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे क्योंकि उनमें वियर एंड टियर आ जाएगी। सो इट प्रोड्यूसेस वियर एंड टियर। ठीक है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हमेशा एनर्जी को ज़ाया करती है। फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट कर देती है। तो हम कहते हैं इट प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन हमेशा हीट प्रोड्यूस करती है। आप देखते हैं जब कोई भी मशीनरी चलती है तो वो हीटअप हो जाती है, तो उसका कारण ये होता है कि वहाँ पे फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन की वजह से बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, एक एडवांटेज फ्रिक्शन का ये भी है, वर्किंग ऑफ ब्रेक्स। जैसे हम किसी भी गाड़ी में फ्रिक्शन, किसी भी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं
तो जब हम किसी भी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगने से हमारी गाड़ी जो है रुक जाती है। वो किसकी वजह से रुकती है? वो भी फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम किसी गाड़ी को ब्रेक भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। अब हम ये सीखेंगे मेथड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो नंबर 1, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास मशीनरी होती है वहाँ पे हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं। ऑयल यूज़ करने से या लुब्रिकेंट यूज़ करने से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा कि मोटर बाइक की जो चेन होती है आप उसको बार बार ग्रीस करवाते हैं या ऑयल करवाते हैं, ऐसा करने से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। और दूसरा मेथड क्या है, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग्स में क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं कौन सी फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने फर्नीचर में बॉल बेयरिंग्स यूज़ करते हैं। तो बॉल बेयरिंग्स यूज़ करने से क्या होगा, हमारी जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से फ्रिक्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो ये आप नोट करें, तो फिर हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले हम इस पे कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप नोट करें। अच्छा, आप देखें क्वेश्चन कुछ मैंने लिखे हैं जो पास पेपर में भी आ चुके हैं। दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो मैंने बताया था स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ग्रेटर देन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन पास पेपर में भी आ चुका है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का आपको पता है कोई भी यूनिट नहीं होता है, मैंने अभी बताया है। म्यू एस एंड म्यू के आर द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, देन विच रिलेशन इज करेक्ट। तो मैंने बताया था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद देखें, ये क्वेश्चन भी मेहरान यूनिवर्सिटी में आ चुका है। वी कैन नॉट वॉक ईजीली ऑन आइस, दिस इज बिकॉज। तो हम आइस पे आसानी से चल नहीं सकते, क्यों नहीं चल सकते, तो ये है कि वहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है, देयर इज लेस फ्रिक्शन। उसके बाद ये क्वेश्चन है 100 किलोग्राम बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस हुज म्यू इज 0.7, फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैंने बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला म्यू mg, और म्यू इन्होंने आपको दिया है 0.7, बॉडी का मास 100 है, g का वैल्यू 10 है, तो ये 7 हो जाएगा और ये 700 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद ये देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NED यूनिवर्सिटी में आ चुका है। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। देखें 72 वर्ड फेमस है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सडनली द इंजन ऑफ कार सीज, अचानक से कार की इंजन यानी बंद हो गई, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता 0 हो जाएगी। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस कार विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो देखें, जब गाड़ी की इंजन सीज हो जाएगी तो फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी रुक जाएगी, यानी गाड़ी को रोकने वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स, और रोकने वाला फोर्स ma होता है, और यहाँ पे रोक कौन रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी फ्रिक्शन रोकेगी तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, म्यू जी होगा। अब म्यू की जगह हम क्या रखेंगे, म्यू की जगह 0.2, जी का वैल्यू इन्होंने 10 दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा 2। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन 2as vf स्क्वायर माइनस vi, a हमें मिली हुई है, 2 डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, फाइनल 0 हो गई है, इनिशियल 20 का स्क्वायर, तो ये होगा 4s, ये होगा 400, तो s बराबर होगा 400 डिवाइडेड बाय 4, 100 मीटर्स, यानी 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये जो है वो रुक जाएगी। तो आप ये नोट करें, अभी हम डिस्कस करेंगे टेंशन